स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 10th के लिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए ये चैप्टर जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में से आते हैं, इसी चैप्टर में से आते हैं ज्यादातर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फुल चैप्टर इन वन वीडियो में देखने वाले हैं। अगर इसमें बात किया जाए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, और आपके मैं बताऊं बायो-सेवार्ट का नियम, ऑस्ट्रेट का प्रयोग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय बल रेखाएं, ये सब जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो इसी लेसन में भरा हुआ है। तो देखो ना लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आप लोग इससे पहले के जो चैप्टर हैं नहीं देखे हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे, आपको हर एक लेसन का वीडियो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है चुंबक। ठीक है, आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो चुंबक देखा होगा, अभी भी देखते हो, लेकिन जब छोटे रहे होंगे तो उसके साथ शैतानी करते रहे होंगे। अब तो देखते होंगे जाने दो, ये तो चुंबक है, क्योंकि तब आपको नहीं पता था कि ये चुंबक है। बाद में तो पता चला, आप बड़े होते गए, उसे देखते गए तो आपको पता चला ये तो मैं हमेशा देखता हूं। ठीक है, जब कोई नई चीजें देखा जाता है तब उसके पर ज्यादा लगाव होता है। तो चुंबक वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त मतलब लोहा से युक्त हो, धातुओं को आकर्षित करने एवं दिशा सूचक के गुण को उसे चुंबक कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि लौह युक्त जिसे आकर्षित करता हो, अगर वो लोहा से बना होगा, लौह युक्त होगा तो वो उसे आकर्षित कर लेगा। दूसरा लिखा हुआ दिशा सूचक के गुण को भी देखो, जिसमें दिशा सूचक का गुण हो, देखो इसमें जो होता है दिशा सूचक का गुण होता है, अभी बताऊंगा कैसे, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, यहां आपको चुंबक समझ में आया। चुंबक देखो, आप यही समझ लो सीधा, मतलब देखो चुंबक जो होता है वो लौह युक्त धातुएं हों उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन आप लोग ये भी देखे होंगे क्या, इसमें एन और एस ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ध्रुव। ठीक है, अभी आपको मैं चुंबक समझाता हूं, चुंबकीय बल रेखाओं से आप लोग चुंबक समझ जाओगे। ठीक है, देखो चुंबक आप लोग समझ गए। अब देखो, अगर आप लोग चुंबक समझ गए तो चुंबकीय क्षेत्र भी समझ जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि ये जो दिशा सूचक होता है गुण, वो देखो दिशा सूचक गुण क्या होता है। यदि किसी चुंबक सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, सॉरी स्टूडेंट, ये ला कर दो, लटका दिया जाए, मतलब एक चुंबकीय सुई हो ये, ठीक है, और इसे मतलब स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा लटका दिया जाए, लटकाने पर वह सदैव उत्तर से दक्षिण की दिशा में ठहरती है। अगर देखा जाए, अगर एकदम साम्य अवस्था में आ जाए तो वो सदैव स्टूडेंट उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो स्टूडेंट वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया करो। स्टूडेंट, आपको मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया करूंगा, लेकिन यार वीडियो को शेयर तो कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम 10-15 फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमें इतना मोटिवेट मिलता है। एक लाइक से मुझे आप लोगों के प्रति 10 गुना मोटिवेट मिलता है। अगर ऐसे 100 लाइक हो जाएंगे तो आप लोगों के प्रति मेरा मनोबल कितना बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए मैं कितना सोचूंगा, कितना वीडियो प्रोवाइड कर दूं इंपॉर्टेंट, वो आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो। तो यार वीडियो को लाइक किया करो, अपने सभी 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। सभी के 10 फ्रेंड होंगे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, ऐसे आप लोगों के भी होंगे। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया। अब देखो यहां आता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबक समझ गए तो चुंबकीय क्षेत्र भी समझ जाओगे, और अगर चुंबक नहीं समझे तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं समझ पाओगे। तो पहले चुंबक को समझ लिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब आप लोग ये करोगे कि यही देख लोगे, फिर आप लोग चुंबक के बारे में और थोड़ा जानो, बुक उठाओ, ठीक है, बढ़िया से बुक उठाओ और उसे एक बार पढ़ो चुंबक के बारे में, तब उससे और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहां तो मैंने आपको डिफिनेशन बताया है केवल। अब देखो, जैसे चुंबक है, ठीक है, अब चुंबक जो होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र, एक प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां से मतलब किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ एक टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको क्लास 12th की तैयारी करना है तो एक चैनल बाबा स्टडी सेंटर पर जरूर विजिट कीजिए। कौन सा चैनल है स्टूडेंट, यहाँ देख लो एक बार, बाबा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो क्लास 12th में हो। सेंटर बाबा स्टडी सेंटर पर जरूर क्लिक करो स्टूडेंट, प्लीज यार, इससे भी थोड़ा मतलब आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक की चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसमें थोड़ा बदला रहेगा, किसी एक चुंबक रख दो, एक मैग्नेट है, ठीक है, और उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, देखो स्टूडेंट, जैसे ये एक चुंबक है,
ये और यस पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। देखो अगर ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ का जहां तक इसका क्षेत्र हो, ठीक है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां हम लोग किसी चुंबकीय सुई को, एक चुंबकीय सुई को लाते हैं, चुंबकीय सुई को, तो चुंबकीय सुई को लाते हैं तो हम चुंबकीय बल का अनुभव करें। मतलब इसके क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो हम लोग बल का अनुभव करेंगे। अगर इसका क्षेत्र यहां तक है, यहां रख दो तो बल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वही चुंबकीय क्षेत्र होता है जहां से हम लोग बल का अनुभव करें। जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है और आपने चुंबकीय सुई यहां रखा तो आप बल का अनुभव करोगे। अगर आप लोग यहां बल रख दो तो यहां बल का अनुभव नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कह सकते हो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, चुंबकीय सुई होगा तभी तो हम लोग उसको आकर्षित प्रकर्षित करेगा, तभी तो बल का अनुभव करेंगे। तो चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब समझो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, या आप लोग इसे कह सकते हो चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी बोर्ड एग्जाम में चुंबकीय क्षेत्र के नाम से आता है, ठीक है। चलो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो समझो, चित्र को भी समझाऊंगा, गुण को भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेट का प्रयोग आएगा, फिर वायो-सेबाल्ट का नियम आएगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी मजा आने वाला है। देखो चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबक क्षेत्र रेखाएं देखो किसी चुंबक में, जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र होता है ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वे काल्पनिक या वक्र रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इसे हम लोग देख नहीं सकते, इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। ये काल्पनिक एवं वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र का अर्थ है गोलाकार, ये ऐसे ऐसे ऐसे। वक्र का अर्थ है कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं स्टूडेंट, ठीक है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब काल्पनिक होती हैं लेकिन वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र का अर्थ आप गोल भी कह सकते हो, ठीक है। रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर हम लोग किसी बिंदु पर अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, परिणामी क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। यहां आपको ये समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे आपको यहां डायग्राम समझो। यहां देखो, यहां आपको एक मैग्नेट लेना है, यस, नॉर्थ एंड साउथ। देखो उत्तर दक्षिण, देखो स्टूडेंट ये जो होती है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी स्टूडेंट, वेरी वेरी सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये एन यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर चली जाती हैं। देखो ऐसे निकली और यहां से भी ऐसे निकली, तो मतलब ये कहीं से खुला नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहीं से खुला लग रहा है, कहीं से भी नहीं खुला है स्टूडेंट। ये काट भी नहीं पाती एक दूसरे को, देखो चित्र में थोड़ा लग रहा होगा लेकिन स्टूडेंट एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ये काटेंगी तो कोण बन जाएगा और कोण इसमें बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, असंभव है, ठीक है। तो ये कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं है और ये एक वक्र के रूप में होती हैं। ऐसे जाएंगी तो देखो, ऐसे जाएंगी तो ऐसे, फिर ऐसे जाएंगी, मतलब यहां से जाएंगी यहां तक तो इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब है मेरा कि ये खुली भी नहीं होती हैं, बंद होती हैं, कभी खुल नहीं सकती, ठीक है। अब देखो समझो एक बात, जैसे देखो ये आप एक यहां जब यन से निकला यस पे चला गया, जैसे एक कमरे से निकले, दो कमरा ऐसे बना हुआ है और एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए तो आप बाहर थोड़ा नहीं निकले। बाहर आप कहाँ निकले, आप तो कमरे से कमरे में गए। वैसे ये यन से यस पर जाता है, ये क्या होता है, यन से यस पर जाता है, ये इसीलिए बंद होती हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे जाती हैं ये, ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ आती हैं, ठीक है, ये इधर की तरफ आती हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इतना समझाने के बाद अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इसकी गुण को देखने वाले हैं। यहां अगर मैं पहले गुण की बात करूं, गुण मतलब इनके गुण क्या है, जैसे हम हैं, आप हैं, तो आपके गुण क्या हैं। आप पढ़ाई में जीनियस हो, ठीक है, मेरे स्टूडेंट तो सभी पढ़ाई में जीनियस हैं, ठीक है, जिसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग ही मेरे फैमिली हो, ठीक है, जो मेरे हैं 1 लाख से ऊपर बच्चे, और वो ही मतलब मेरे जीनियस बॉयज हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे ताकि आपके माता पिता और मेरा भी नाम रोशन करो। हाँ, अगर आप लोग टॉप करो ना तो मेरा भी नाम लेना, ठीक है, श्रवण सर का, ताकि आप हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों की तरह सभी बच्चों को मैं ऐसे लगातार सब बच्चों की भविष्य को देखता रहूं, ठीक है। तो आप लोग यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक मतलब
एक प्रकार से व्यक्ति हूँ, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे गाना है, कुछ है तो उस पर बहुत सारे लाइक हैं, लेकिन अगर एक टीचर पढ़ाता है तो उस पर कुछ लाइक नहीं होते हैं। तो यार टीचर को भी लाइक करा करो, ठीक है, वो भी मनोबल बढ़े, वो भी अच्छे से पढ़ाते रहें, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं, पहला देखो गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र के रूप में होती है। अभी मैंने समझाया, जब ये इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, तो कहाँ भाई, यहाँ से आई ऐसे चली गई, यहाँ से आई ऐसे, तो मतलब ये एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा समझो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो होती है स्टूडेंट, कभी एक दूसरे को, एक रेखा है तो दूसरी रेखा को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग समझ लीजिए। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक, देखो सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक जितने निकट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख दो क्योंकि ये एक प्रकार की रेखा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होते हैं, मतलब अगर कोई चीज है, यहाँ एक चुंबक है तो ये आपका एक है रेखा और ये आपकी दूसरी रेखा है, ठीक है, दो रेखाएं हैं, समझो, एन और एस, ये आपका, ठीक है, समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के जितनी निकट होती हैं, चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। अगर आपसे पूछूं इसमें या इसमें किसमें चुंबकीय बल प्रबल होगा, तो आप समझ गए होंगे एक ही लैंग्वेज से कि जो जितना निकट होगा उसकी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होगा। तो मतलब इसका जो होगा ना, चुंबकीय बल ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है। जितने निकट आप रहोगे, किसी के जितने निकट रहोगे उतना ही आप मजबूत रहोगे, ठीक है, उतना ही आप प्रबल रहोगे। और अब यहाँ उसी का उल्टा, जितना दूर होगा उतना ही दुर्बल होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब और भी अगर आपको लिखना है तो लिख दो, ये यन ध्रुव से निकलती हैं और ये ध्रुव पर जाती हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। ये एक रस्सी की भांति लचकता रहता है, ठीक है, मतलब आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो। और भी आप लोग देख लो, लेकिन ये चार बहुत ही है, ठीक है, 3-4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेट का प्रयोग, ठीक है। ऑस्ट्रेट के प्रयोग के बाद बायो-सेवार्ट का नियम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेट का प्रयोग। अब हम लोग एक प्रयोग समझने वाले हैं जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेट का प्रयोग। देखो, इसको आपको समझना जरूरी है और मैंने आप लोगों को एक थ्योरी के रूप में बहुत ही अच्छे से लिखा है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आप लोग इसे आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आप लोग इसे आसानी से नोट कर लेना, और ना समझ में आया तो नोट कर लेना, ठीक है, और समझ में आ जाए तो खुद नोट कर लेना, मतलब अपने दिमाग से। तो देखो, यहाँ ऑस्ट्रेट का प्रयोग आप लोग समझ लो, ठीक है। इसको मैंने, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया है। तो आप लोग ध्यान से समझ लो, फिर इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम आएगा, ठीक है, बायो-सेवार्ट का नियम। तो पहले आप लोग इसे समझ लो, ये जो बायो-सेवार्ट का नियम है नहीं, इसको मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। और हाँ, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले आप लोग ऑस्ट्रेट का प्रयोग समझ लो, फिर उसे समझ लेना, फिर ऐसे हम लोग आगे सब कुछ टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। देखो, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, अगर हम एक मैग्नेट रख दें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन देखो, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ही होगा, ठीक है, ये आप लोग समझ रहिए। ठीक इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही है, अगर एक चालक रख दिया जाए जिसमें विद्युत धारा जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो बह रही है, फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस संबंध में ऑस्ट्रेट ने एक प्रयोग किया। मतलब आपको यह पता है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अगर हम एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो उसके चारों तरफ का क्षेत्र भी ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तब इस संबंध में ऑस्ट्रेट ने एक प्रयोग किया जिसमें एक चालक तार लिया जो कि एवी था। चालक तार क्या था, एवी को कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुव में जोड़ा। मतलब एक कुंजी लिया और उसके चालक एवी को बैटरी के ध्रुव से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी के ध्रुव से जोड़ा तथा इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर, सुई के समांतर रखा गया है। देखो,
यहाँ क्या किया कि ध्रुव में जोड़ा, तो फिर इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर, इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर सुई के समांतर रखा गया है, सुई के समांतर रखा गया है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। जब एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती है, जो दोनों सुई तार हैं, एक तो ये है, एक इसके ऊपर जो रखा गया है, अगर एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती है तो सुई तार के समांतर बनी रहती हैं। अगर नीचे वाली सुई में अगर विद्युत धारा, जो तार है नीचे वाली, उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, तो जो ऊपर वाला तार है वो क्या होता है, समांतर बनी रहती है। मतलब जैसी हैं समांतर देखी गई हैं, रखा गया है, ठीक उसी प्रकार से बनी रहती हैं, कोई विक्षेप उक्षेप नहीं होता है। जैसे कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, आप लोग ध्यान से समझो। आप लोग एक चालक तार AB लिया, उसे बैटरी से जोड़ा, उसमें कुंजी लगाया, फिर क्या किया कि एक तार के समांतर एक तार और रख दिया। अगर नीचे वाली तार में आप विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं तो जो ऊपर वाली तार है ना, वो समांतर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस तार में विद्युत धारा नीचे वाले तार में प्रवाहित करते हैं, तैसे ही जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित होने लगती है। यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अगर हम लोग उस जो परिपथ है उसकी धारा, सुई है ना, सुई को ही मान लो, देखो यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दिया जाए, यानी कि सुई को ही उलटोगे, तो मतलब धारा की दिशा को हम लोग उलट दें तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। मतलब जो सुई जिस दिशा में था ना, उसकी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, अब कितना अच्छा है, समझ जाओगे। इससे स्पष्ट है कि गतिमान आवेश तथा अथवा आधार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र करेंगे, उत्पन्न करेंगे। चाहे वो गतिमान आवेश हो अथवा धारा हो, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि क्या है, जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भी उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ही स्थापित होगा। अब आपको समझना है, यदि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई समांतर रख दिया जाता है और नीचे वाली सुई में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, नहीं करते हैं, पहले हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो ऊपर वाला तार जो है समांतर बना रहता है। लेकिन जैसे हम लोग नीचे वाली तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ऊपर वाली तार विक्षेपित होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। यदि धारा की दिशा उलट दिया जाए तो क्या होगा, धारा की दिशा अगर उलट दिया जाए तो विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगती है। इससे स्पष्ट है कि गतिमान आवेश अथवा धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ये था ऑस्टेट का प्रयोग। अब इसमें ऐसा कोई बात है नहीं कि आपको कोई समझ में ना आए, एक पॉइंट की तरह याद करो, हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं कि आप लोग सीधा पढ़ते जाओ, नहीं आएगा। आप लोग जैसा मैंने बताया है उसी तरह एक दो बार इस वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ लो, फिर आपको आ ही जाएगा। आप लोग दोबारा लिखोगे कॉपी में, ठीक इसी प्रकार से जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत। आई होप कि आप लोगों को ऑस्टेट का प्रयोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे हर एक चैप्टर क्लियर कराने वाला हूँ। अगला टॉपिक बायो-सेवार्ट का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर का, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और बायो-सेवार्ट का नियम आप लोगों को समझ में भी आने वाला है। नाम है स्टूडेंट बायो-सेवार्ट का नियम। यहाँ दो वैज्ञानिक थे, बायो एंड सेवार्ट। ठीक है, पहले आप लोगों को मैं चित्र समझा देता हूं, फिर आप लोग इससे आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ बगल में, यहाँ जो मैंने गैप छोड़ा है ना, यहाँ चित्र समझा देता हूँ बायो-सेवार्ट के नियम का। ठीक है, आप लोग पहले ये डिजाइन बनाओ, ये ऐसा आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप लोग बना लो। एक चालक तार ऐसे बना लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये जो है चालक, धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये जो धारावाही चालक, इसका टॉपिक का नाम है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो बायो-सेवार्ट का नियम। तो मतलब ये ऐसे आप लोग बनाओ एक धारावाही चालक, और इसमें क्या कीजिए, इसकी जो पूरी लंबाई है ना, लेंथ, इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, यहां से यहां तक,
पूरी लंबाई जो है ना वो क्या है, एल है। क्या है, एल है, स्मॉल एल। पूरी लंबाई एल है, लेकिन आप लोग यहां एक बिंदु पी मान लीजिए, पी, एक बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है, और यहां आप लोग इसे यहां से मिला लीजिए, इसे मिला लीजिए। तो यहां एक बिंदु पी है और इसे यहां से मिला लिया, तो इनकी बीच की दूरी आप लोग मान लीजिए कुछ, क्योंकि अगर हम इनके बीच की दूरी आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लो इसके बीच की दूरी, और इसमें से ये तो आपको पता ही है कि धारा फ्लो हो रही है, धारा जो है ना वो जा रही है ऐसे, और यहाँ आप लोग कोण मान लो थीटा, थीटा कोण मान लो, ठीक है, थीटा कोण। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखो, बीच में आप लोग मानना, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी मान लो डेल्टा एल, यानी कि अल्प दूरी। यहाँ हम लोग एक छोटी सी दूरी मानते हैं अल्प दूरी, मतलब पूरी दूरी तो एल है, लेकिन हम लोग बीच में एक छोटी सी अल्प दूरी मानेंगे डेल्टा एल। देखो हम लोग डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेल्टा जो है वो अल्प दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो अल्प दूरी डेल्टा एल मान लेते हैं। और यहाँ आप लोग, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ थीटा कोण बना रही है, ठीक है। चित्र में बस इतना ही है, और यहाँ समझ लो कि ये चित्र है, चित्र को आप लोगों ने देखा। अब आप लोग यहाँ बगल में पढ़ो जो मैंने लिखा है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें मैंने धारा आई एक चालक लिया और इसमें मैंने धारा आई प्रवाहित किया, यहाँ मैंने आई लिख दिया है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चालक है ना, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवाल्ट ने 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाहिक चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। मतलब इसका प्रयोग किया था किसने, बायो और सेवाल्ट ने, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कब किया था, 1820 ईस्वी में। और हाँ, चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। मतलब चालक जो होते हैं उनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी के अध्ययन के लिए बायो सेवाल्ट ने यह प्रयोग किया था। अब देखो यहाँ मैंने छोटा सा टॉपिक लिखा है, धारावाही चालक की लघु आयु डेल्टा एल। जो यहाँ डेल्टा एल है, यहाँ डेल्टा एल लघु आयु यानी कि जो छोटी सी दूरी है डेल्टा एल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यहाँ आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बात क्या क्या है, यहाँ आप लोग समझ लो, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र V से डेल्टा V जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V, डेल्टा V ये बराबर किसके होता है, ये सॉरी बराबर नहीं, ये अनुक्रमांकपाती होता है धारा I के। ये जो होता है धारा I के अनुक्रमांकपाती होता है, समझ लो। ऊपर लिख देना चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुक्रमांकपाती होता है, या ये सब मत लिखना, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखना है, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो जैसा मैंने दिया है। यहाँ आप लोग क्या कीजिए, यहाँ जो डेल्टा V होता है हर जगह डेल्टा V ही होगा समानुपाती, और ये जो होता है समानुपाती होता है, वहाँ डेल्टा L हो गया। अब आपका बचा धारा I, धारा I हो गया, तो अब आपका डेल्टा L, डेल्टा L, ठीक है, इसके अनुक्रमांकपाती होता है। फिर ये जो आपका है डेल्टा V, ये अनुक्रमांकपाती होता है साइन थीटा, जो कोण बना है, अभी मैं चित्र में समझाता हूँ। फिर जो आपका डेल्टा V होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। समझो, चित्र में जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय जो आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है V, वो क्या होता है, ये जो देखो धारा I के अनुक्रमांकपाती, और यहाँ डेल्टा L के अनुक्रमांकपाती, और साइन थीटा के अनुक्रमांकपाती, और इसकी दूरी जो बीच की दूरी r है, इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। सॉरी स्टूडेंट, ये सब अनुक्रमांकपाती होते हैं, धारा I के अनुक्रमांकपाती, और साइन थीटा के अनुक्रमांकपाती, और डेल्टा L के अनुक्रमांकपाती, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है, किसके, r के, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन का नाम दिया था, और यहाँ आपका इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर। यहाँ मैंने 4 समीकरण बनाया, 4 इक्वेशन बना दिए हैं, ठीक है। अब 4 इक्वेशन है, तो यहाँ आप लोग लिख लो समीकरण 1,
समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, मतलब आपके पास 4 इक्वेशन है ना, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व 4 से आप देखो अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। डेल्टा वी आप इधर रखो, सबकी बराबर इधर डेल्टा वी है तो डेल्टा वी रखो, और अनुक्रमांकपाती चिन्ह सब जगह लगा हुआ है, तो अनुक्रमांकपाती चिन्ह लगा लो, और यहाँ आप लगा लो आई, देखा करो आई है पहला, फिर डेल्टा एल है, फिर यहाँ साइन थीटा है, फिर ये जो है ना ये नीचे चला गया है, 1 से गुणा होगा ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 से गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा। आर स्क्वायर वर्ग है, वर्ग यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक यहाँ नियतांक जुड़ जाता है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, मतलब नियतांक जुड़ जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, ये तो नहीं पता कि क्या जुड़ेगा, तो अब आप लोग जान लो म्यू नॉट बटा 4 पाई जुड़ेगा, डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जहां आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई अनुक्रमांकपाती नियतांक है, क्या है, अनुक्रमांकपाती नियतांक, और जो ये म्यू नॉट है ना को निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता, जो यहां समझ लो, यहां जो है ना ये म्यू नॉट, इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसे हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि यही है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, और यही इसका सूत्र है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए, बस यही आपको प्राप्त करना था, ठीक है। इसका हमें बहुत बार प्रयोग है इस लेसन में, तो इसे आप लोग कई बार रिवीजन कर लो। यहाँ जो म्यू नॉट बटा 4 पाई होता है ना, इसका मान होता है 10 की घात -7, और अगर हम यहाँ म्यू नॉट के मान की बात करें तो यहाँ होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर, सॉरी स्टूडेंट, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, या फिर आप लोग इसे वेबर कह सकते हो। ये था स्टूडेंट बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट नियम था, ये इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे अच्छे से पूरा चैप्टर समाप्त करूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फ्लेमिंग ने अपना 2 नियम दिया था, उनके पास 2 हाथ थे और दोनों हाथ पर नियम दे दिया एक, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। अब समझो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, देखो पहले हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर आपके पास एक बायां हाथ है तो आप उसे इस प्रकार फैलाओ, ठीक है। तो देखो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, देखो अगर आप एक बायां हाथ लो, ठीक है, अपने ही बायां हाथ लो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा, ठीक है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की उंगली जो आपकी सबसे बड़ी बीच की उंगली होती है, और तर्जनी, क्या है, अंगूठा और बीच की उंगली और तर्जनी, 3 उंगली को लेना है, और इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। लंबवत का अर्थ क्या है स्टूडेंट, तीनों परस्पर एक दूसरे से लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, तीनों परस्पर एक दूसरे से लंबवत हो। देखो आगे देखो, तो बीच की अंगुली, जो आपकी बीच की अंगुली होगी ये, ठीक है, बीच की अंगुली विद्युत धारा आई की दिशा को इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आई, और तर्जनी को तो आप लोग समझते ही होंगे, जैसे ये देखो बीच के ये जो अंगूठा के और ये उंगली होती है, ठीक है, तो तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र V, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र V, मैग्नेटिक फील्ड आपका V को बताएगा, तथा अब आपका जो अंगूठा है चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। कुछ करना नहीं है, अपने 3 उंगली को फैलाना है। कहो सीधा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार तीनों को परस्पर लंबवत फैलाना है,
मतलब लंबवत का अर्थ है 90 डिग्री का कोण बने। अब आप लोग थोड़ा माइंड लगाओगे तो आप फैला सकते हो, ठीक है। ये अपने बुक में देख लेना, ठीक है। यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप से फैलाना है। देखो स्टूडेंट आप लोग फैला लेना, ठीक है। देखो लंबवत फैलाना है तो जो आपकी बीच की अंगुली होगी, जो सबसे बीच की अंगुली, वो विद्युत धारा आई की दिशा को, जो इलेक्ट्रिक करंट आई की दिशा को, एंड तर्जनी, जो आपकी तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। तथा अब बचा अंगूठा जो आपका थंब होता है, तो वो बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। चलो आपको 3 उंगली समझ में आया। इस प्रकार से फैलाना था। थोड़ा देखो मैं मतलब जल्दी बनाया हूं ताकि आप लोगों को भाई जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें कैसे लिखना है, ठीक है। देखो तीनों हैं, तीनों उंगलियां हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, देखो विद्युत धारा, देखो जो आपका तीनों लंबवत हैं तो बीच की अंगुली विद्युत धारा आई, जो बीच की उंगली होती है ये उंगली विद्युत धारा आई की, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, देखो ये जो है ना ये बीच की उंगली है। देखो कैसे दो हैं नीचे ऊपर दो, तो बीच की उंगली क्या हुई 5वीं उंगली, तो 1 2 1 2, ठीक है। तो ये आपकी विद्युत धारा आई की दिशा को, ये जो होता है स्टूडेंट विद्युत धारा आई, ठीक है। समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है स्टूडेंट। अब तर्जनी की बात आती है तो तर्जनी ये है, अंगूठा तो आपको पता ही है सबसे छोटी, ठीक है। तो तर्जनी में आपका वी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वी की दिशा को, ठीक है। तब आपकी जो अंगूठा होगा, अंगूठा का अर्थ है क्या बताएगा चालक पर बल, या जो आपका कंडक्टर है चालक पर बल या बल की दिशा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो चालक पर बल। अब आपके पास कोई चालक तो होगा, चालक पर बल। ये एग्जाम्पल लिया गया अंगुलियों पर, लेकिन ये स्टूडेंट कंडक्टर में होता है, ठीक है। ये सब तो स्टूडेंट ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो स्टूडेंट फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों समझ लेना स्टूडेंट, दोनों एक जैसे हैं, कुछ है नहीं। देखो समझने की बात है, समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसे आप लोग अपने माइंड में कई बार आप लोग याद किया करो। देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, देखो जो दायां हाथ है ना, दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा, 3 उंगली वही उंगलियां हैं, तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं। उसमें भी मैंने लंबवत फैलाया था और इसमें भी मैं लंबवत फैला रहा हूं। तो समझ में आया? तो तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र, सेम प्रोसेस है, उसमें भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था और इसमें मैं चुंबकीय क्षेत्र बता रहा हूं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र ही बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा अंगुली जो होगा प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। तो आपकी जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा आई की दिशा को, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो स्टूडेंट अंगूठा भी, देखो मध्यमा आपको विद्युत धारा आई की दिशा को, मध्यमा इसमें भी अगले नियम में भी विद्युत धारा आई की दिशा को। अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लो, फिर आप लोग मिला लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो पेज पलटना पड़ेगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक को नोट करो, फिर मिलाते हुए चलो, ठीक है। देखो जो आपकी तर्जनी होगी विद्युत क्षेत्र, यही मैंने उसमें भी बताया था। मध्यमा आपकी प्रेरित विद्युत धारा, यही बताया था। केवल अंगूठा बदला हुआ है, इसमें चालक की गति की दिशा को बताता है, उसमें चालक की बल की दिशा को बताता है। समझ में आया? इसमें केवल यही बदला है कि जो अंगूठा होगा, अंगूठा वो चालक की बल की दिशा किसमें बताता था, बाएं हाथ में, लेकिन दाएं हाथ में चालक की गति की दिशा को बताता है। आपके पास एक छोटा सा चित्र है, चित्र में समझ लो। देखो इसको मैंने, अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता है तो सर्च कर लो फ्लेमिंग का हाथ कैसे बनाए, 22 श्रावण लेक्चरर लगा दिया करो स्टूडेंट, हर एक वीडियो आपके सामने आ जाया करेगा, ठीक है, और सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। आप एक छोटा सा काम कर लिया करो, जैसे चैप्टर फर्स्ट ढूंढना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो लिखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 22 श्रावण लेक्चरर, आपको सबसे ऊपर मेरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे धातु एवं आधातु ढूंढना है, धातु एवं आधातु 22 श्रावण लेक्चरर, वो आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो क्यों ना आप लोग ढूंढ कर पढ़ो, ठीक है, सब लेसन को पढ़ लो, ठीक है।
तो यहाँ अब मैं आप लोगों को इस चित्र में समझाता हूँ। एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री का। अब देखो मैंने नाप के तो बनानी है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो आप लोगों का अंगूठा होगा स्टूडेंट, वो किसकी दिशा को बताएगा, गति की दिशा को, लेकिन उसमें किसकी, बल की दिशा को, ठीक है। लेकिन इसमें चालक की गति की दिशा को बताता है, गति की दिशा, ठीक है स्टूडेंट। और जो मध्यमा होगा, दो ऊपर छोड़ो बीच में, अब मध्यमा किसकी दिशा को बताता है स्टूडेंट, विद्युत धारा आई की दिशा, विद्युत धारा आई की दिशा। तो आपका जो तर्जनी होगा, तर्जनी किसको बताता है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट ये था फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट। विद्युत मोटर का हम लोग पहले बात करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में आता है, फिर विद्युत जनित्र का बात करेंगे, ठीक है। तो सीरियल से हम लोग पहले विद्युत मोटर का बात करेंगे, फिर विद्युत जनित्र का। लेकिन जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही लिखना। देखो मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन जब आप लोग बड़ा लिखोगे तभी 7 मिलेंगे, नहीं तो 5 3 2 ऐसे दे देता है। तो स्टूडेंट थोड़ा आप लोग कष्ट करो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नोट कर लो और एक बार पढ़ लेना, पक्का है याद हो जाएगा। सुबह आप लोग उठो 4 बजे उठो, 5 बजे तक पढ़ो आप लोगों को, वो फिर बाद में आप लोग 70% उसे दोबारा लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग लगेगा। लेकिन आप लोग अगर पढ़ लोगे ध्यान से तो फिर भूलने वाले नहीं हो। और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र अगर आएगा तो 7 नंबर में आएगा। तो 7 नंबर को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टूडेंट लास्ट तक सही से देखते रहिए। तो लिए देखते हैं विद्युत मोटर विद्युत जनित्र। पहले विद्युत मोटर। देखिए मैंने पहले संकेत दे दिया है छोटा सा कि यह प्रश्न 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए देखते हैं आज का मेरा टॉपिक क्या है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद्युत मोटर क्या होता है, संरचना, चित्र एवं उसकी क्रिया विधि। इसलिए 7 नंबर में पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम एवं प्रतिवर्ती धारा, डायनेमो धारा एवं मानव नेत्र, ये सब आपके 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट कर लीजिए, मैं बनाऊंगा वीडियो जो आप कमेंट करेंगे जरूर बनाऊंगा। आइए देखते हैं। यह एक ऐसा उपकरण अथवा साधन होता है। विद्युत मोटर ऐसा उपकरण अथवा साधन होता है जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं एंड जो गेहूं पीसता है वही होता है विद्युत मोटर, वही है। यह एक ऐसा उपकरण अथवा साधन होता है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है। जो आपका विद्युत ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। ऐसे बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, नीचे विकल्प दिया रहेगा। तो ध्यान से देखिए, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए क्या लिखा हुआ फिर, इसका सिद्धांत इस बात पर आधारित है, जो इसका सिद्धांत है इस बात पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक कुंडली है, एक मोटर है, जब हम उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और धारा उसमें प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। तो जो विद्युत मोटर है उस पे एक बल युग्म कार्य करने लगेगा, बल युग्म, ठीक है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। अगर आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। जो उसकी दिशा है हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। जो दोस्तों कुंडली है, कुंडली पर जो बल युग्म कार्य करता है, वो जो कुंडली है उसे हमेशा लगातार घुमाता रहता है। वही बल, जो बल होता है वही कुंडली को लगातार घुमाता रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लें, यह एक ऐसा उपकरण अथवा साधन होता है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये भी एक विद्युत मोटर की परिभाषा है, डिफिनीशन है।
ठीक है। इसका सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। जैसे जो कुंडली होती है दोस्तों, कुंडली, इससे ये बल युग्म हमेशा लगातार घुमाता रहता है। आइए अब हम इसकी रचना देखते हैं। देखिए, यह है रचना जो वैद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। जो आपका वैद्युत मोटर होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्षेत्र चुंबक एंड दूसरा होता है आर्मेचर। ठीक है, तीनों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं तीनों का व्याख्या करूंगा। तीसरा है विभक्त वलय तथा ब्रूस। तो विभक्त वलय तथा ब्रूस ये आपका तीसरा है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय अथवा ब्रूस। समझ गए? ठीक है, नहीं समझे तो फिर से देखिए। क्षेत्र चुंबक, फिर दूसरा है आर्मेचर, फिर तीसरा है विभक्त वलय। 3 भाग होते हैं। आइए अब हम पहले भाग को देखते हैं, क्षेत्र चुंबक। आइए पहले मैं आप लोगों को उसका चित्र दिखा देता हूं विद्युत मोटर का। ठीक है, तब आप समझ जाएंगे क्या होता है। विद्युत मोटर का चित्र ध्यान से समझिए। तो दोस्तों ये है एक विद्युत मोटर का चित्र। ये है N ध्रुव एवं ये S। ये है एक क्या? चुंबक, मैग्नेट। ठीक है, ये एक चुंबक है। और देख सकते हैं ये क्या है? ये एक कुंडली है जो चुंबक के अंदर नाचती रहती है, लगातार जो बल युग्म कार्य करता है, नचाता रहता है। ठीक है, और ये है धुरी जो आगे लगी रहती है, जो नाचती रहती है। ठीक है, आगे धुरी लगी हुई है। ये है ब्रूस। ये 2 ब्रूस होते हैं, X एंड Y। ब्रूस कितने होते हैं? 2, X एंड Y। ठीक है, एंड ये है K, एक कुंजी है, K से कुंजी। ठीक है, और ये है बैटरी। ये क्या है? प्लस माइनस बैटरी है प्लस माइनस। तो ये बैटरी है प्लस माइनस। तो ये है चित्र विद्युत मोटर का। ध्यान से देखिए, ये N एवं S है। अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो N एवं S है। ये एक ABCD एक कुंडली है। और जब ये धुरी है, ये ब्रूस है 1 2 यानी कि XY। ये देखिए X तथा Y। ये NCERT बुक्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ, NCERT बुक। तो NCERT बुक में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम दिखाते हैं। आप 260 पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक भाग को देखते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। जो क्षेत्र चुंबक होता है एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके ध्रुव N व S होते हैं। मैंने अभी दिखाया है N व S ध्रुव, आप लोग देख भी सकते हैं। N व S ध्रुव, ये N एवं S ध्रुव, यही क्षेत्र चुंबक है। तो क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S होते हैं। अब आइए हम देखते हैं दूसरा आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है। मैंने एक कुंडली भी दिखाया है। ये देखिए, ये कुंडली है। क्या है? एक कुंडली है। इसके चारों ओर क्या रहते हैं? कई फेरों वाली एक कुंडली होती है, तार से लपेटे होते हैं, तांबे के तार से, जो कि चुंबक के ध्रुव के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जो चुंबक होता है, चुंबक के बीच में, मैंने कहा था N एंड S के बीच में, यानी कि चुंबक के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो चित्र में आइए, मैं आप लोगों को चित्र से ही, सब चित्र पे डिपेंड है। ये देखिए N और S, ये चुंबक है और चुंबक के बीच कुंडली जो है घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये कुंडली है ABCD, ये चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो यह है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? या तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है जो कि चुंबक के ध्रुव के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन डरिए मत।
आप ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए लॉन्ग है, 7 नंबर में पूछा जाता है तो थोड़ा लॉन्ग होगा, अगर छोटे में लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आइए अब हम देखते हैं विभक्त वलय तथा ब्रुश तीसरा भाग। तो दोस्तों तीसरा भाग है विभक्त वलय अथवा ब्रुश। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रुश, मैंने बताया नहीं था तो ब्रुश, 2 ब्रुश X एंड Y मैंने चित्र में दिखाया था, X एंड Y 2 ब्रुश स्पर्श करते हैं यानी कि छूते हैं। इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी से होता है। जो दोस्तों 2 ब्रुश होते हैं, ये NCERT बुक है दोस्तों, ये 2 ब्रुश जो हैं X एंड Y, इसका संबंध ये देखिए, इसका संबंध एक प्लस एंड माइनस यानी कि एक बैटरी से होता है। इसका संबंध एक बैटरी से होता है। ठीक है, तो आप विभक्त वलय तथा ब्रुश को भी समझ लीजिए दोस्तों थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। तो इसका संबंध किससे होता है? एक बैटरी से होता है। एक ब्रुश से वैद्युत धारा बैटरी में प्रवेश करती है। जो एक ब्रुश होता है, 2 ब्रुश होते हैं, तो एक ब्रुश से जो वैद्युत धारा होती है बैटरी में प्रवेश करती है, लेकिन तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। अब दोस्तों जो भाग नहीं समझ में आया हो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसे आप वीडियो को दोबारा देखें, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रुश स्पर्श करते हैं यानी कि छूते हैं। इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी से होता है। जो ब्रुश होते हैं दोनों, उसका संबंध एक बैटरी से होता है। यह ब्रुश से वैद्युत धारा, एक ब्रुश जो होती है उससे जो वैद्युत धारा अंदर जाती है, ठीक है, अंदर वैद्युत धारा, ये धारा है, धारा जाती है, तथा जो दूसरे ब्रुश से वैद्युत धारा बाहर आती है, ये वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा बाहर आती है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो आइए अब हम इसकी क्रिया विधि देखते हैं, उपयोग देखते हैं। मैंने इसे काफ़ी लॉन्ग बनाया है ताकि आप लोग यार 7 नंबर का है तो 7 में से 7 नंबर प्राप्त करें, एक भी नंबर कटने ना पाए। क्रिया विधि आप लोग देख लीजिए, क्रिया विधि जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो उसका आपको उपयोग जानना जरूरी है। जैसे हम विद्युत मोटर लिए तो उसका हमें उपयोग जानना जरूरी है, इससे हम क्या करेंगे। तो आइए अब हम इसकी क्रिया विधि देखते हैं, उपयोग भी देखेंगे। जब बैटरी से, ठीक है, कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जो बैटरी होता है प्लस माइनस बैटरी होता है, उससे जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली क्या है, ABCD जो मैंने दिखाया है चित्र में वही है। जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी के द्वारा, तो कुंडली की भुजा पर एक बल नीचे की ओर, तो जो कुंडली है, कुंडली की भुजा में एक बल नीचे की ओर, एक बल जो होता है नीचे की ओर, तथा एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। जब एक बल नीचे की ओर तथा एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगे तो आई होप कि कुंडली घूमने लगेगी। क्यों घूमने लगेगी? क्योंकि वो आधा आपको ऊपर से नीचे कर देता है और फिर वो नीचे से ऊपर कर देता है, तो वो कुंडली आपकी आसानी से घूमने लगेगी। तो देखिए, एक बल नीचे की ओर तथा एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इन जो 2 बल हैं, बल युग्म है, इनके कारण जो कुंडली है लगातार घूमने लगती हैं। ठीक है, जैसे कुंडली है वो घूमने इसलिए लगती है क्योंकि एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर जब कार्य करने लगेंगी तो कुंडली आसानी से घूमने लगेगी। ठीक है, घूमने लगती है। कुंडली के साथ उनके सिरों पर लगे वलय भी घूमने लगते हैं। अब भाई कुंडली घूमती है तो उसके जो सिर पर वलय होते हैं वो भी तो घूमेंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं।
क्रिया विधि थोड़ी लॉन्ग है लेकिन डरने की बात नहीं है। परंतु बैटरी का धन ध्रुव, जो बैटरी का धन ध्रुव होता है, ध्रुव जो धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से, जो बैटरी का धन ध्रुव होता है सदैव बाएं ध्रुव से, तथा बैटरी का ऋण ध्रुव सदैव दाएं ब्रुश से कुंडली में जुड़ा रहता है। भाई बहुत ही इजी है, क्या पूछना है। आइए अब हम आप लोगों को दिखा देते हैं बायां ब्रुश और दायां ब्रुश। ये देखिए, ये प्लस जो है वो एक्स में जाता है। ये देखिए प्लस एक्स में जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, प्लस जो है सदैव बाएं ध्रुव से। तो ये जो प्लस है ये सदैव बाएं ध्रुव से जुड़ा रहेगा और जो माइनस है वो सदैव दाएं ध्रुव से जुड़ा रहेगा। यार चित्र से ही सब बन रहा है। अगर आप लोग चित्र को याद कर लें या अच्छी तरह से बना के कई बार प्रैक्टिस कर लें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चित्र पे बहुत सारा डिपेंड करता है, तो चित्र आप लोग आसानी से समझ लें। तो माइनस ध्रुव दाएं ध्रुव से कुंडली में जुड़ा रहता है अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। तो जो कुंडली है लगातार घूमती रहती है। तो इतना आप लोगों को लिखना है। क्या क्या जो विद्युत मोटर क्या होता है, एक ये टॉपिक बनता है। ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मैंने बताया रचना, आर्मेचर और जो आपका चुंबक है क्षेत्र चुंबक और विभक्त वलय अथवा ब्रुश। और मैंने क्रिया विधि भी बता दी है। क्रिया विधि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लीजिए क्रिया विधि, क्योंकि क्रिया विधि जानना बहुत ही जरूरी है। जब बैटरी से 2 कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की भुजा पर एक बल नीचे की ओर तथा एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण जो कुंडली है वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उनके सिरों पर लगे वलय भी घूमने लगते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बैटरी का धन प्लेट होता है वो बाएं ब्रुश से तथा बैटरी का ऋण प्लेट दाएं ब्रुश से जुड़ा रहता है। तो आइए अब हम इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है यार, आप लोग तो देखे ही होंगे इसका उपयोग। खेत की सिंचाई हम करते हैं, विद्युत मोटर के द्वारा ही हम खेतों की सिंचाई करते हैं, ठीक है। इस समय आप लोग देखिए विद्युत मोटर द्वारा बिजली के पंखे, आटा पीसने की चक्की आदि चलाए जाते हैं और सिंचाई भी करते हैं विद्युत मोटर के द्वारा ही। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, अगेन देखिए। आप जब ट्राई अगेन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सभी समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल से नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत जनित्र क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी रचना क्या होती है, उसकी बनावट जो और उसकी क्रिया विधि, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो आपका विद्युत जनित्र होता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जो आपका विद्युत जनित्र होता है वो क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा। देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए या निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है। और यह पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार से, प्रतिवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना एवं क्रिया विधि लिखिए। जो आपका प्रतिवर्ती धारा है वही यही है, ठीक है। अभी लास्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत जनित्र वह यंत्र है, देखिए भाई विद्युत जनित्र भी एक यंत्र है भाई, ठीक है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसे ट्रांसफर, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसका सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर? चुंबकीय प्रेरण। अब इसका जो दोस्तों सिद्धांत होता है चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अब आप लोगों को मैं चुंबकीय प्रेरण भी बताऊंगा क्या होता है, उसके जो सिद्धांत सभी बताऊंगा।
तो दोस्तों विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, इतना याद रखना है, ये परिभाषा है। और इसका सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। हम लोग देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों, पहला क्या है? प्रत्यावर्ती जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप विद्युत जनित्र मान लिए या प्रत्यावर्ती, दोनों ही सही है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पहला ये है। और दूसरा दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा है क्या? दृष्ट धारा जनित्र, ठीक है। दृष्ट धारा जनित्र, ठीक है। ये दूसरा भाग, इसका दूसरा प्रकार है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं सिद्धांत। अब दोस्तों हम लोग इसके चित्र को देखते हैं। भाई ये क्या है? विद्युत जनित्र। अगर विद्युत जनित्र नहीं बनाना आता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे जाके देख लीजिए। देखिए विद्युत जनित्र है और विद्युत जनित्र में ये जो होता है दोस्तों, ये एक मैग्नेट होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय, यानी कि जो आपका होता है एक प्रकार क्षेत्र चुंबक। ये आपका है मैग्नेट, N और S इसके ध्रुव है, ठीक है। और ये आपका है सर्पी वलय, ठीक है, सर्पी वलय। और ये आपका जो है क्षेत्र चुंबक, सॉरी ये आपका एक मैग्नेट है, ये आपका क्षेत्र चुंबक है। ये ABCD ये एक क्या है? क्षेत्र चुंबक है, ठीक है। आपके ये जो क्षेत्र चुंबक है, ठीक है, N और S ये एक चुंबक है, आपका मैग्नेट है जो कि N और S है, ठीक है। और ये जो आपका है ABCD ये एक आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है। और ये आपका सर्पी वलय तथा ब्रूस है, ठीक है। तो हम इन तीनों जो आपके भाग हैं विद्युत जनित्र के, इसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो आगे आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है तो आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? भाई कोई चीज है तो उसका एक सिद्धांत होगा। तो आइए हम इसका सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत इसका क्या होता है। देखिए भाई इसका सिद्धांत क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब हम एक बंद कुंडली लेते हैं और बंद कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र में आप लोगों को घुमाने के लिए जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर और आर्मेचर जो होता है और N और S जो आपके चुंबक हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर उत्पन्न करता है और उसमें हम तेजी से घूमता रहता है, ठीक है। तो जब बंद कुंडली को हम तेजी से घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ घुमाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है। तो उसमें से जो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स गुजरती हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो गुजरती हैं उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता रहता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप लोग चुंबकीय फ्लक्स समझ लीजिए, ये मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ, ये अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग कमेंट करें। ये देखिए यही चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या उस क्षेत्र के संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। ये जो इसकी रेखा जो है, रेखाओं की संख्या जो होती है इसमें 3 है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो उसकी जो संख्या है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है और इसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब भाई जब वो घूमेगा तो उसमें एक धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या धारा उत्पन्न होगी। तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? जब वो घूमती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब भाई चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है तो इसके कारण जो कुंडली है ABCD कुंडली है में प्रेरित
धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसकी रचना, ये कितने भागों से मिलकर बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 भागों से मिलकर बना है। पहला आइए हम लोग देखते हैं, बस आप लोग यहां देखिए, पहला देखिए रचना, इनके 3 भाग, यानी कि 3 भागों से मिलकर बने हैं। कौन? विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 भागों से मिलकर बने हैं। और नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 कुंडली या आर्मेचर, कुंडली को ही हम आर्मेचर कहते हैं। जैसे कुंडली आपकी ABCD है और ABCD को ही हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 आपका है सर्पी वलय तथा ब्रूस, स्लिप रिंग एंड ब्रूसेज। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक को आसानी से समझते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला है क्षेत्र चुंबक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फील्ड मैग्नेट। फील्ड का अर्थ होता है क्षेत्र, जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है। मैग्नेट का अर्थ होता है चुंबक। ठीक है, क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक देखिए आपका ये 7 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसमें N व S ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे अगर चित्र को समझे होंगे, लेकिन चित्र को हम एक बार और समझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहले दोस्तों आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिए। शक्तिशाली चुंबक होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है। जो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र होते हैं N और S, इसके बीच में किसको घुमाया जाता है, यानी कि घुमाया जाता है आर्मेचर को घुमाया जाता है, कुंडली को घुमाया जाता है। कुंडली का नाम आप ABCD दे सकते हैं या और कुछ भी देख सकते हैं। तो आप ले गए, एक बार और देखिए, इसमें N व S ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबक होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं N और S जो आपका चुंबक है और कैसे घूमता है। अब डियर स्टूडेंट, ये है आपका एक वैद्युत जनित्र, और वैद्युत जनित्र में आपका ये N ध्रुव है, N मैग्नेट है, और N ध्रुव, और ये S ध्रुव, और ये जो आपका है ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। और ये मैग्नेट दोनों क्या उत्पन्न करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में हम लगातार कुंडली को घुमाते हैं। कुंडली का नाम क्या है? ABCD। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होते हैं और इनके बीच में क्या घूमता रहता है? ABCD कुंडली घूमती रहती है। बस चित्र समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं अगला जो इनका भाग है, इनकी अगली रचना। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों अब हमारी आती है कुंडली, और कुंडली के बारे में आइए हम लोग बातें करते हैं। कुंडली क्या होता है? तो कुंडली देखिए, यह तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है। अगर आप देखे होंगे तो इस पर तारों के कई फेरे लपेटे रहते हैं, तारों के कई फेरे, और ये जब तारों के कई फेरों से लपेट कर एक कुंडली बनती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्मेचर। ट्रांसफार्मर में आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, यह तांबे की तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर को इंग्लिश में भी आर्मेचर कहते हैं, और आप लोग इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए ABCD, ठीक है, ABCD होती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। इसे डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है। जैसे भाई जब हम इसमें डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तब ये घूमता है। हम खुद घुमाएंगे तो थोड़ा देर घुमा के फिर थक जाएंगे। तो ये जब डीजल और पेट्रोल के द्वारा कुंडली को घुमाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना। हम आप लोगों को बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए, थोड़ा भी आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो कुंडली समझ में आ गई। कुंडली इसमें क्या है? कुंडली ABCD है, अभी मैंने बताया, जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता है, उसी को हम कुंडली कहते हैं, और उसी को हम आर्मेचर कहते हैं, और इसे डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसका तीसरा भाग, जो कि आप लोग ध्यान से देखिए। अब दोस्तों हम लोग इसका तीसरा भाग देखते हैं, जिसका नाम है सर्पी वलय तथा ब्रूस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लिप रिंग एंड ब्रूस। ठीक है, इसका तीसरा भाग है, ये तांबे की बने 2 छल्ले या सर्पी वलय होती हैं। इसमें जो दोस्तों सर्पी वलय, इसमें 2 तांबे के छल्ले से बने होते हैं। ठीक है, 2 तांबे के छल्ले या सर्पी वलय होते हैं। 2 तांबे के छल्ले होते हैं या सर्पी वलय होते हैं, जिसका संबंध एक
ओर तो कुंडली ABCD से आए तांबे के तारों से होता है तथा दूसरी ओर कार्बन के 2 बुरुशों X और Y से होता है। इन बुरुशों का संबंध वाह्य परिपथ जिसमें धारा भेजनी है से कर देते हैं और चित्र वाह्य परिपथ एक बल्ब के द्वारा दिखाया जाता है। अभी हम आप लोगों को बताते हैं चित्र में। तो इसमें क्या होता है, एक तांबे से बने 2 छल्ले होते हैं जिसे हम सर्पी वाले कहते हैं, ठीक है, जिसका संबंध एक ओर तो कुंडली ABCD से होता है तथा दूसरी ओर बुरुशों X और Y से होता है। इन बुरुशों का संबंध कहाँ होता है, वाह्य परिपथ जिससे धारा भेजनी है, ठीक है, और कर देते हैं चित्र में वाह्य परिपथ एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं इसमें चित्र में। दोस्तों चित्र देखिए, चित्र आप लोग ध्यान से देखिए। चित्र में क्या कह रहा है कि इसका एक संबंध तो कहाँ होता है, एक देखिए कहाँ होता है, तांबे के बने 2 छल्ले सर्पी वाले होते हैं जिसका एक संबंध कुंडली ABCD से होता है, ठीक है, जिसका एक संबंध कुंडली ABCD से होता है और एक X और Y से होता है, ठीक है, ये X और Y और एक संबंध कहाँ होता है, कुंडली ABCD से, ये ठीक है। और ये देखिए यहाँ जब धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, ठीक है, ये देखिए बाहर से वाह्य परिपथ है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्रिया विधि समझते हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, तो आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत जनित्र किससे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, और 3 के तीनों भाग समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं। अब क्रिया विधि की हम लोग बात कर लेते हैं। क्रिया विधि, भाई क्रिया विधि ये क्रिया कैसे करता है कि ये घूमता रहता है और घूमता रहता है तो ये क्या करता है, ठीक है। तो यह आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है। जब आर्मेचर को हम तेजी से घुमाते हैं, आर्मेचर का अर्थ क्या हुआ, कुंडली, कुंडली का अर्थ क्या हुआ, ABCD को जब हम तेजी से घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो आर्मेचर घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है। तो आर्मेचर जब घूर्णन यानी कि घूमता रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में 2 बार क्षैतिज होती हैं, 2 बार ये क्षैतिज होती हैं और 2 बार लंबवत हो जाती हैं, लंबवत सीधे, ठीक है, लंबवत होती हैं। क्षैतिज स्थिति में प्रेरित धारा का मान क्या होता है, महत्तम, और लंबवन की स्थिति में प्रेरित धारा का मान न्यूनतम होता है। देखिए भाई जो क्षैतिज स्थिति है, क्षैतिज स्थिति में जो भाई मान होता है वो महत्तम होता है, महत्तम, ठीक है, जैसे महान होता है, ज्यादा होता है, और लंबवत की स्थिति में इनका मान न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम का क्या हुआ, कम होता है, और महत्तम का क्या हुआ, ज्यादा होता है, ठीक है। भाई बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आए तो भाई आप दोबारा देख सकते हैं। जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो आर्मेचर घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के 2 बार क्षैतिज हो जाती हैं और 2 बार लंबवत हो जाती हैं। क्षैतिज स्थिति में प्रेरित धारा का मान महत्तम और लंबवत स्थिति में प्रेरित धारा का मान न्यूनतम होता है। अब दोस्तों ये कैसे घूमता है, कुंडली सिरा AB जो होता है दोस्तों ऊपर, नीचे देखिए, AB जो होता है ऊपर और CD नीचे रहता है। जो कुंडली ABCD है उसमें जो AB होता है वो ऊपर हो जाता है और CD जो होता है वो नीचे हो जाता है। अभी थोड़ी क्रिया विधि और देखना है, तो AB ऊपर हो जाता है और CD नीचे हो जाता है, तो हमारा कुंडली क्या बनता है, ABCD। हम आइए आप लोगों को समझाते हैं। यहां आप लोग देखिए, तो दोस्तों प्रवाहित धारा की दिशा ABCD की दिशा में होती है। तब दोस्तों जैसे AB ऊपर हो जाता है और CD नीचे हो जाता है तो ABCD दिशा बनी में होती है। और कुंडली की सिरा जब CD ऊपर हो जाती है, पहले AB ऊपर था, अब जब दोस्तों CD ऊपर हो जाती है, CD कुंडली CD ऊपर और AB नीचे हो जाती है, जो CD ऊपर हो जाती है और AB नीचे रहता है, नीचे हो जाती है, ठीक है, नीचे हो जाती है, तो हमारा क्या बनता है, DCBA की दिशा में होती है, ठीक है।
अब एक बात समझिए, अब दोस्तों यहीं पर जो कुंडली होता है, यहां आप लोग समझिए, ए बी, जब ए बी ऊपर हो जाता है और सी डी नीचे हो जाता है, और आपका जो है डी सी जो आपका है, या सी डी आपका ऊपर हो जाता है और ये ए बी नीचे हो जाता है। तो जब इस प्रकार से हो जाता है तो आपकी कुंडली पूरी तरफ, यानी कि पूरी तरह से जान लीजिए घूम चुकी है, क्योंकि भाई एक बार ए बी ऊपर हो गया, सी डी नीचे हो गया, और सी डी ऊपर हो गया, ए बी नीचे हो गया, तो इसका अर्थ है कि ये कुंडली पूरी तरह से घूम जाती है। तो इसका अर्थ है कुंडली इसी प्रकार से नाचता रहता है, ए बी ऊपर सी डी नीचे, सी डी ऊपर ए बी नीचे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुंडली नाचता रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, सी डी ऊपर तथा ए बी नीचे रहता है, डी सी बी ए की दिशा में होती है, अर्थात आधे चक्कर के बाद कुंडली धारा की दिशा बदलती रहती है। जब आधा चक्कर हो जाता है तो जो कुंडली की दिशा है वो बदलती रहती है। आधा चक्कर हो जाता है तो पहले ए बी नीचे ऊपर था, सी डी नीचे था, फिर आधा चक्कर हो गया तो सी डी ऊपर हो गया और ए बी नीचे हो गया। तो आधा चक्कर के बाद क्या होता है, कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है। तो बदलती रहती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट लाइन है कि अतः उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब यही समझ लीजिए कि भाई जो उत्पन्न धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो यही लिख सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत जनित्र पूछा जाए तो यही लिख सकते हैं। केवल आप लोगों को दृष्ट धारा अलग लिखना है। दृष्ट धारा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों यही थी क्रिया विधि इतना, और ये था विद्युत जनित्र क्या होता है। आप लोगों को नोट्स करना है तो नोट्स कर सकते हैं। मैं एक एक पार्ट्स को दिखा देता हूँ। यह है वैद्युत जनित्र क्या होता है उसके भाग, वैद्युत जनित्र क्या होता है उसके भाग। और अगर आप लोग वैद्युत जनित्र बनाना नहीं जानते हैं तो लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। और ये सिद्धांत है। सिद्धांत देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का चित्र है और यहाँ इनकी रचना है, जो इनके भाग है, क्षेत्र, चुंबक, कुंडली है और आर्मेचर। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। ये है दोस्तों सर्पी वलय तथा ब्रुश, ठीक है। सर्पी वलय तथा ब्रुश से भी नोट्स कर सकते हैं। आगे देखिए, क्रिया विधि आप लोगों को यहाँ इतना मिल जाएगा कि ए बी ऊपर सी डी नीचे रहता है, ठीक है। ए बी ऊपर सी डी नीचे, और यहाँ के बाद आप लोगों को यहाँ मिलेगा भाई, ठीक है। बड़ा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। और जब सी डी ऊपर ए बी नीचे, आप लोग ये नोट्स कर लीजिए। और लास्ट में जरूर लिखना कि अतः उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वैद्युत जनित्र समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों समझ में आ गया होगा। दोनों समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें 2 नियम दिया था और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, यानी कि इस लेसन का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को समझ में भी आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्या था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखो ध्यान से देखते रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट, ब्लैक पेन। देखो स्टूडेंट, जो प्रथम नियम था ना फैराडे का, 2 नियम दिया था, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेरण का 2 नियम था। प्रथम नियम है स्टूडेंट, जब किसी परिपथ से गुजरने वाला, आपके पास एक परिपथ हो, सर्किट हो, और उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब एक परिपथ हो और उससे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स को गुजारते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। अगर उसमें परिवर्तन होगा तो एक बल उत्पन्न होगा, जिसका परिणाम होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहां जो है ई ना है विद्युत वाहक बल, वो फेरों की संख्या ऋणात्मक दर है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने लिखा है ऊपर देख लो, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये है इसका सूत्र, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, ये है इसका सूत्र। और मैंने यहाँ लिखा है जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर है। चुंबकीय फ्लक्स ये आपका फेरों की संख्या, ये है टाइम, और ये है क्या है बताओ, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल।
तो ये है सूत्र, ठीक है, पहला। और दूसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है लेंज का नियम, और लेंज के नियम को ही हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम समझ लो या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड नियम समझ लो। देखो बात एक ही है, एक ही प्रोसेस है, एक ही आपका डेफिनेशन भी है। देखो लिखा है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई परिपथ है उसमें अगर हम लोग विद्युत वाहक बल जो है अथवा प्रेरित धारा, अथवा जो प्रेरित धारा है, ठीक है, की दिशा, मतलब या प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है। दोनों की बात की गई है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। वो कुछ ऐसे टाइप की होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। सोचो, मतलब ये यहां से उत्पन्न हुई तो इसी कारण का विरोध करेगी, ठीक है। फैराडे के द्वितीय नियम या लेंज का नियम कहते हैं। इसे फैराडे का द्वितीय नियम या फिर लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम या फिर लेंज का नियम कहते हैं। अगर आपसे कोई यहाँ लेंज का नियम पूछे तो यही लिखना लॉरेंट बल, या फिर आप लोग द्वितीय नियम फैराडे का यही लिखना। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप का पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका चैप्टर फुल चैप्टर है स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से। आप लोग चाहे देख लेना, पेपर आप लोगों के सामने है, ठीक है, आएगा जल्द। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग शेयर करोगे तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड लगातार किया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।